हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रयासों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बारे में। तो सबसे हम पहले समय की बात करते हैं। चलिए तो बात करते हैं, हमारा जो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ है वह क्या हुआ करता था। पहले मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था। मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जबकि छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। तो देख सकते हैं 44 साल का डिफरेंट था। तो ऐसी क्या आवश्यकता या ऐसी क्या कारण महसूस हुई कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से 44 साल बाद पृथक करना पड़ा या पृथक हुआ। तो कुछ कारण रहे होंगे। चलिए उन्हीं कारणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कारणों में भौगोलिक कारण, फिर बात करेंगे प्रशासनिक कारण, फिर औद्योगिक कारण, फिर बात करेंगे सांस्कृतिक कारण। तो चलिए हेडिंग करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, फिर बात करेंगे हम प्रशासनिक कारण, फिर देखेंगे हम औद्योगिक कारण, फिर देखेंगे हम सांस्कृतिक कारण। पहला देखेंगे भौगोलिक कारण, फिर देखेंगे प्रशासनिक कारण, फिर औद्योगिक कारण, फिर सांस्कृतिक कारण। तो चलिए सबसे पहले भौगोलिक कारण के बारे में बात करते हैं। भौगोलिक कारण, तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां बड़ा राज्य है। अगर छत्तीसगढ़ भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां बड़ा राज्य है, तो बाकी 1 से 8 तक के राज्य कौन कौन है। चलिए पहले उनके बारे में देख लेते हैं मैपिंग के थ्रू। तो मैपिंग थोड़ा ऐसी बनेगा, ध्यान नहीं देना है। मैप तो परफेक्ट ये हो गया हमारा भारत का नक्शा। तो हम बात कर रहे हैं 1 से 9 तक के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला बड़ा राज्य है राजस्थान। फिर आइए दूसरा देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है, ये है मध्य प्रदेश, एमपी। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। फिर तीसरा देखते हैं, ये है महाराष्ट्र। ये है तीसरा बड़ा राज्य, महाराष्ट्र। हो गया महाराष्ट्र। फिर देखते हैं चौथा, ये है चौथा हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। यह हो गया चौथा उत्तर प्रदेश। फिर पांचवा देखते हैं, ये पांचवा अपना हो गया गुजरात। यहां तक लगेगा। ये पांचवा हो गया, पांचवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य हो गया गुजरात। गुजरात के बाद छठवा देखेंगे, छठवा हो गया अपना कर्नाटक। ये हो गया कर्नाटक। छठवा हो गया अपना कर्नाटक। कर्नाटक के बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश। ये क्या हो गया सातवां।
भारत का बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। 8वां देखेंगे, ये हो गया अपना उड़ीसा। ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया अपना उड़ीसा। 8वां उड़ीसा। उड़ीसा। उसके पश्चात हो गया 9वां अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां बड़ा राज्य भारत का छत्तीसगढ़। तो हमने देखा है सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा देखे मध्य प्रदेश, तीसरा देखे महाराष्ट्र, चौथा देखे उत्तर प्रदेश, पांचवा में देखे गुजरात, फिर छठवां में देखे कर्नाटक, सातवां नंबर पर देख लिए आंध्र प्रदेश, 8वां नंबर पर देख लिए उड़ीसा और 9वां नंबर पर देख लिए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य हो गए 1 से 8 तक के। छत्तीसगढ़ के स्थान क्या होगा 9वां। तो ये थे छत्तीसगढ़ से 8 बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से छोटे राज्यों के बारे में क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्या हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है। अब बाकी छत्तीसगढ़ के बाद बात करेंगे अन्य राज्यों के बारे में, तो उनका तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, उनका वो तो अन्य राज्य हो गए, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी छोटे हैं छत्तीसगढ़ की तुलना में। तो यही क्या हुआ, इसी बात से छत्तीसगढ़ को बल मिला, छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य बनाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां बड़ा राज्य है और 1 से 8 तक के राज्य छत्तीसगढ़ से 1 से 8 तक के जो राज्य हैं वो छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल की दृष्टि में क्या है, बड़े हैं। छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है और छत्तीसगढ़ के बाद जो देखेंगे उन राज्यों के बारे में, उसका तो क्या राज्य क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ से काफी छोटे हैं। तो इसी बात से छत्तीसगढ़ को बल मिला कि छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आना चाहिए, उभरना चाहिए, या छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण होना चाहिए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा उस समय छत्तीसगढ़ में क्या हुआ करता था, प्रचुर मात्रा में वन संपदा हुआ करता था और यहाँ पर फसलों का उत्पादन भी बहुत अच्छा होता था। तो ये सब क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के भौगोलिक कारण बने। ये तो हो गया अपना भौगोलिक कारण। अब बात करेंगे हम प्रशासनिक कारण के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रशासनिक कारण के बारे में। अब हम देख रहे हैं प्रशासनिक कारण। तो मैं सबसे पहले इस प्रशासनिक कारण चालू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक नहीं हुआ था, तो मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, काफी बड़ा भाग था मध्य प्रदेश का। तो आइए देखते हैं, ये हो गया अपना मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ क्या हो, अभी उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक नहीं हुआ था। तो क्या था, मध्य प्रदेश काफी बड़ा राज्य था जिसकी राजधानी क्या थी, भोपाल थी। अब भोपाल में क्या थे, सभी बड़े बड़े प्रशासनिक भवन थे, जो मंत्रालय, सचिवालय और जितने भी बड़े बड़े प्रशासनिक भवन थे वो भोपाल में थे। लेकिन भोपाल की दूरी छत्तीसगढ़ से काफी अधिक थी। जैसे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है वह है रायपुर है, वहाँ पर सचिवालय, मंत्रालय है, बड़े बड़े प्रशासनिक भवन है, वहाँ बड़े बड़े योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। उसी प्रकार ठीक मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, भोपाल थी। भोपाल काफी बड़ा राज्य था और उसकी राजधानी भोपाल थी और भोपाल में क्या थे, बड़े बड़े प्रशासनिक भवन थे जिसकी दूरी छत्तीसगढ़ से काफी अधिक थी। इसलिए क्या होते थे, यहाँ के जो बड़े बड़े प्रशासनिक भवनों पर योजनाएं बनाई जाती थी, उस योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता था। तो छत्तीसगढ़ से दूरी अधिक होने के कारण उन योजनाओं का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश वाले भागों तक सिमट कर रह जाता था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र तक उन योजनाओं का लाभ या उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। तो यही क्या हुआ, तो क्रियान्वयन नहीं हो पाता था, इसलिए क्या हो गया, मध्य प्रदेश का विकास लगातार होते चला गया और छत्तीसगढ़ का विकास रुक गया या छत्तीसगढ़ का विकास ही नहीं हो पा रहा था। तो यही क्या बना, यही प्रशासनिक कारण बना। यही क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को पृथक करने के लिए प्रशासनिक कारण बना।
फिर ये तो हो गया प्रशासनिक कारण। अब बात करेंगे औद्योगिक कारण के बारे में। औद्योगिक कारण पर हम अभी बात किए हैं कि मध्य प्रदेश काफी बड़ा क्षेत्र था जिसकी राजधानी भोपाल थी और भोपाल ही में सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते थे। इसलिए क्या होता था, भोपाल के औद्योगिक विकास छत्तीसगढ़ की तुलना में काफी अधिक था। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास बिल्कुल कम था किसके, मध्य प्रदेश की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक भवन होते थे यहाँ पर, इसलिए औद्योगिक विकास काफी तीव्र होते चला गया और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास बिल्कुल निम्न रहा। यह बना हमारा औद्योगिक कारण। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक कारण। तो सांस्कृतिक कारण देखते हैं तो क्या होता था, मध्य प्रदेश भाग में रहने वाले लोगों के रहन सहन, भाषाएं, बोली एवं तीज त्योहार छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों के भाषा, बोली, तीज त्योहार, रहन सहन से काफी क्या था, पृथक था। दोनों का जो सांस्कृतिक परिवेश था भिन्न था। तो यही क्या हुआ, इसी से छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य निर्माण में बल मिला, क्योंकि इन लोगों का जो रहन सहन, तीज त्योहार, भाषाएं, बोली क्या थी, एक दूसरे से भिन्न थे। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सांस्कृतिक कारण छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में। हमने देखा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक होने के क्या कारण थे, उन कारणों के बारे में विस्तार से बात की। अब हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण के लिए क्या क्या मांग हुए, कहाँ कहाँ आंदोलन हुए, उनके तिथि और क्रम के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे शुरू से प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के इतिहास पर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे हल्बा विद्रोह से। हल्बा विद्रोह, हम जानेंगे हल्बा विद्रोह के बारे में। जो हल्बा विद्रोह हुआ 1774 से 1777 के बीच हुआ, या छत्तीसगढ़ के इतिहास का पोर्शन है। ये जो तिथि है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसके बारे में आप डिटेल छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम जानते हैं हल्बा विद्रोह क्या है। हल्बा विद्रोह कातकेय वंश में एक उत्तराधिकार के लिए विद्रोह हुआ था, जिसे कहते हैं हल्बा विद्रोह। यह हल्बा विद्रोह किनके बीच हुआ था? यह हल्बा विद्रोह अजमेर सिंह व दरियादेव के बीच हुआ था। तो क्यों हुआ था? तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यह विद्रोह उत्तराधिकार के लिए हुआ था। तो जिसमें क्या होता है, अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच युद्ध होता है, लेकिन दरियादेव अजमेर सिंह को अकेले परास्त नहीं कर पाता। इसलिए दरियादेव क्या करता है, अंग्रेज अधिकारी जॉनसन, मराठा शासक त्रयंबक अभिराव व जयपुर के शासक विक्रमदेव, इन तीनों का क्या कहता है, वह मदद या सहयोग मांगता है। इन तीनों की मदद से दरियादेव क्या करता है, अजमेर सिंह पर आक्रमण करता है, इसको परास्त कर देता है। जो अजमेर सिंह है यह दंडकारण्य क्षेत्र का शासक होता है। दंडकारण्य या कह सकते हैं बस्तर क्षेत्र का क्या होता है, शासक होता है। तो क्या करता है, दरियादेव अजमेर सिंह को अकेले परास्त नहीं कर पाता, इसलिए वह दरियादेव क्या करता है, जॉनसन अंग्रेज अधिकारी, त्रयंबक अभिराव मराठा शासक वह जयपुर के राजा विक्रमदेव की सहायता लेता है, और इनकी सहायता से दरियादेव अजमेर सिंह पर आक्रमण कर देता है और इसको परास्त कर इसका वध कर देता है। और क्या करता है, यह दरियादेव अब दंडकारण्य या बस्तर क्षेत्र पर शासन करने लगता है। अब आगे देखेंगे, अब तो दरियादेव क्या करता है, दंडकारण्य क्षेत्र दरियादेव दंडकारण्य क्षेत्र पर शासन करता रहता है। लेकिन इसी समय क्या बोलते हैं, इसी समय मराठा शासक और बाकी जो उनके सहयोगी थे वह क्या करते हैं, दरियादेव से एक संधि करते हैं, जिसे कहते हैं कोटपाड़ की संधि। आइए देखते हैं। 6 अप्रैल 1778 कोटपाड़ की संधि। 6 अप्रैल 1778 कोटपाड़ की संधि। पहले हमने देखा है कि कात्याय वंश में एक विद्रोह हुआ उत्तराधिकार के लिए,
उसे क्या कहते हैं, हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह दरियादेव व अजमेर सिंह के बीच हुआ, जिसमें दरियादेव ने अंग्रेज अधिकारी जॉनसन, मराठा शासक त्रयंबक अभिराव और जयपुर के राजा विक्रमदेव से की सहायता से क्या करता है, अजमेर सिंह पर आक्रमण करता है, उसको परास्त कर दंडकारण्य क्षेत्र पर शासन करने लगता है। अब देखते हैं दरियादेव दंडकारण्य क्षेत्र पर क्या करता है, शासन कर रहा है। इसी समय मराठा शासक त्रयंबक अभिराव और उस अंग्रेज अधिकारी जॉनसन और जयपुर के राजा विक्रमदेव क्या करता है, दरियादेव से एक संधि करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोटपाड़ की संधि। भाई दरियादेव ने तो तीनों की सहायता ली थी अजमेर सिंह को परास्त करने के लिए, तो अब मराठा शासक बोलते हैं कि हमने तो आपका मदद किया है, इसके बदले हमें कुछ चाहिए। तो उसी के फलस्वरूप क्या होता है, कोटपाड़ की संधि होती है दरियादेव और मराठा शासक और उनके सहयोगी द्वारा। तो अब जानते हैं कि कोटपाड़ की संधि का महत्व क्या होता है। तो कोटपाड़ की संधि में कहा जाता है दरियादेव से कि आप दंडकारण्य क्षेत्र या बस्तर क्षेत्र पर शासन करिए, शासन करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आप हमें प्रति वर्ष 59,000 टकोली क्या है, प्रति वर्ष 59,000 टकोली प्रति वर्ष आप कर के रूप में हमें देते रहिए, तब तक आप बस्तर या दंडकारण्य क्षेत्र पर शासन करते रहिए, तब तक हम आपके जो शासन पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस प्रकार से क्या होता है, कोटपाड़ की संधि का महत्व होता है। लेकिन आगे क्या होता है, इसके जस्ट विपरीत क्या होता है, दंडकारण्य क्षेत्र पर, इसके जस्ट विपरीत क्या होता है, दंडकारण्य क्षेत्र पर सूखा या अकाल पड़ जाता है, जिस कारण जो दरियादेव होता है वह मराठा शासकों को क्या करता है, उसके संधि के अनुसार 59 या 59,000 टकोली कर के रूप में पटाने में असमर्थ हो जाता है। समय आते जाता है उसके पुत्र महिपाल सिंह भी कर को चुकाने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो मराठा शासक है, मराठा शासक क्या करते हैं, जब वो संधि के अनुरूप दरियादेव कर को चुका नहीं पाता है, तो मराठा शासक क्या करता है, अभी तो मराठा शासक क्या है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। तो मराठा शासक अभी यहाँ क्या करते हैं, अभी यहाँ पर राज कर रहे हैं मराठा शासक, और ये दरियादेव का शासन क्षेत्र है। तो जैसे कि संधि में क्या हुआ था, दरियादेव को कर पटाना होता था, लेकिन वो पटाने में असमर्थ हो जाता है। तो क्या करते हैं मराठा शासक, जो अभी यहाँ शासन कर रहे हैं मराठा शासक, उसके संधि के अनुसार कर न पटाने के कारण क्या करता है मराठा शासक, दंडकारण्य या बस्तर क्षेत्र पर क्या करता है, अधिकार जमा लेता है। अब ये क्या हो जाता है, अब जो दंडकारण्य हो गया वह मराठा शासकों के अधीन हो गया। इस प्रकार क्या हुआ, जो बस्तर या दंडकारण्य भाग है वह एक छत्तीसगढ़ के क्या बन गए, अंग बन गया, या छत्तीसगढ़ में मिल गया। पहले छत्तीसगढ़ में यह हिस्सा भी तैयार नहीं हुआ है, और मराठा शासक मध्य भाग में, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में शासन कर रहे थे। संधि के अनुसार कर न पटाने के कारण क्या हुआ, दरियादेव से उसका अधिकार को छीन लिया और दंडकारण्य पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इस प्रकार ये दंडकारण्य या बस्तर क्षेत्र है वह मराठों के शासन के अधीन हो गया। इस प्रकार ये दंडकारण्य भाग है वह छत्तीसगढ़ का एक अंग बन गया। अब क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ जो पहले इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार हो गया, मध्य भाग और ये नीचे वाला दंडकारण्य वाला भाग का मानचित्र तैयार हो गया। तो यह था कोटपाड़ की संधि। अब हम आगे बात करेंगे, कोटपाड़ की संधि हो गया, मराठा शासक का दंडकारण्य पर अधिकार हो गया। अब मराठा शासक क्या थे, पूरे मध्य भाग से लेकर नीचे भाग तक छत्तीसगढ़ पर अपना शासन चला रहे थे या अधिकार कर रहे थे। अब हम देखते हैं 11 दिसंबर 1853, इसके पहले हमने देखा था 6 अप्रैल 1778 कोटपाड़ की संधि। अब हम देखते हैं 11 दिसंबर 1853 को क्या होता है, जानते हैं। मराठा या भोसला शासक रघुनाथ तृतीय
है 11 दिसंबर 1853 को मराठा या भोसला शासक रघुनाथ द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब रघुनाथ तृतीय की मृत्यु होती है तो उस समय उसका स्वयं का कोई वास्तविक, उसका स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, न ही उसका कोई दत्तक पुत्र था, अर्थात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो इसी समय देखते हैं क्या होता है। तो इसी समय अंग्रेज शासक या अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक नीति, हड़प नीति चलाया जा रहा था। तो हम देख सकते हैं, शुरू से आइए बात करते हैं। 11 दिसंबर 1853 को मराठा या भोसला शासक रघुनाथ तृतीय की मृत्यु हो जाती है, जो कि मध्य से नीचे छत्तीसगढ़ भाग तक शासन कर रहे थे। उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस समय उसकी मृत्यु होती है उस समय उसका कोई उत्तराधिकारी अर्थात उसका स्वयं का कोई पुत्र नहीं था। उसी समय क्या होता है, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक नीति चलाई जा रही थी जिसे कहते हैं हड़प नीति। तो आइए जानते हैं हड़प नीति क्या है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक नीति चलाई जा रही थी जिसे हड़प नीति कहते हैं। और हड़प नीति के तहत यह कहा गया था कि ऐसे शासक जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु होने के समय उसका कोई उत्तराधिकार या कोई उसका स्वयं का पुत्र नहीं होता, तो उसके जो मृत्यु होने वाले जो शासक है उसके क्षेत्र या उसके राज्य को क्या कर दिया जाएगा, अंग्रेजी शासक में मिला दिया जाएगा। तो यह था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तो आप जैसे देख सकते हैं 11 दिसंबर 1853 में मराठा या भोसला शासक रघुनाथ तृतीय की मृत्यु हो जाती है। इसी समय एक क्या चलाया जा रहा था, इसी समय एक नीति चलाई जा रही थी अंग्रेज अधिकारी द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, हड़प नीति। तो हड़प नीति के तहत क्या होता है, हड़प नीति के तहत मराठा या भोसला शासक रघुनाथ तृतीय के जो शासन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का ये वाला भाग, पहले छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ को देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का निर्माण उस समय ऊपरी वाला हिस्सा का छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था। मराठा शासक मध्य भाग व दंडकारण्य क्षेत्र पर क्या करते थे, राज करते थे। तो क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत भोसले रघुनाथ शासक रघुनाथ तृतीय की मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत क्या करते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ को क्या करते हैं, अंग्रेजी शासन में मिला देते हैं। अब हमने देख लिया 11 दिसंबर 1853 की घटना। सबसे हमने पहले बात किया था 6 अप्रैल 1778 कोटपाड की संधि के बाद हमने बात किया 11 दिसंबर 1853 को भोसला शासक रघुनाथ तृतीय की मृत्यु। उसके पश्चात हमने देखा हड़प नीति, जिसमें पूरा मध्य छत्तीसगढ़ का मध्य से नीचे वाला भाग अंग्रेजी शासन में मिला दिया गया। अब हम देखते हैं 1854। अब हम देखते हैं 1854। तो 1854 में क्या हो गया था, हमारा छत्तीसगढ़ उसके आसपास का जो क्षेत्र था वह प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन हो गया था, अर्थात अंग्रेजी शासन में मिला दिया गया था। तो देखते हैं 1854 प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ का भूभाग अंग्रेजों के अधीन। तो 1853 11 दिसंबर 1853 में मराठा शासक की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात लॉर्ड डलहौजी द्वारा उसके शासन क्षेत्र को अंग्रेजी शासन में मिला देते हैं। उसके पश्चात देखते हैं 1854 तक क्या होता है, पूरा छत्तीसगढ़ का जो भाग था, जो जितना छत्तीसगढ़ बन चुका था और उसके आसपास के एरिया को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो अंग्रेजों के अधीन में आ जाते हैं। देखते हैं 1855 को। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि 1854 तक हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अब वो क्या कर रहे थे, अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उस क्षेत्र पर परिवर्तन कर रहे थे, जिसके परिणाम से क्या हुआ, 1855 को उन्होंने छत्तीसगढ़ के भूभाग में तहसीलदारी व्यवस्था शुरू की और जिसके तहत उस क्षेत्र पर 3 तहसील का निर्माण किया। चलिए देखते हैं 1855
1855 अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के भूभाग पर तहसीलदारी व्यवस्था 1855 पर छत्तीसगढ़ के भूभाग पर तहसीलदारी व्यवस्था शुरू की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 3 तहसील रायपुर, रतनपुर व धमतरी तहसील का निर्माण किया गया। आइए वर्तमान में देखते हैं कि ये कहां कहां है। तो वर्तमान में जैसे कि आप जानते हैं ये रायपुर, ये वर्तमान में रायपुर यहाँ पर है, ये रायपुर हो गया, रायपुर। फिर यहाँ पर हो गया बिलासपुर, या कहते हैं रतनपुर, ये यहाँ पर रतनपुर, यहाँ पर रायपुर और धमतरी, इस क्षेत्र पर धमतरी। देख सकते हैं 1855 को अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के भूभाग पर तहसीलदारी व्यवस्था शुरू की गई, जिसके तहत 3 तहसील रायपुर, रतनपुर, धमतरी का निर्माण किया गया। आप देख सकते हैं रतनपुर, रायपुर और ये धमतरी, 3 तहसील का निर्माण किया गया। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया 1855 छत्तीसगढ़ के भूभाग में तहसीलदारी व्यवस्था। अब बात करेंगे यह हो गई 1855 की घटना, जिसमें तहसीलदारी व्यवस्था शुरू हो गई। अब हम बात करते हैं 2 नवंबर 1861 के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं 2 नवंबर 1861 की घटना पर। 2 नवंबर 1861 मध्य प्रांत का गठन। मध्य प्रांत का गठन। चलिए देखते हैं 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत, अंग्रेजों द्वारा मध्य प्रांत का गठन हुआ। तो 2 नवंबर 1861 को अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ, मध्य प्रांत का गठन हुआ। यह मध्य प्रांत का गठन लगातार अंग्रेज शासकों द्वारा हड़प नीति के तहत हड़पे जा रहे क्षेत्रों को लेकर हुआ। मध्य प्रांत का जो गठन हुआ है वह लगातार अंग्रेज शासकों द्वारा हड़पे जा रहे जो क्षेत्रों को लेकर हुआ मध्य प्रांत का गठन। तो आइए जानते हैं मध्य प्रांत का गठन किन किन क्षेत्रों को लेकर किया गया। तो देख सकते हैं मध्य प्रांत का गठन महाराष्ट्र कुछ भागों को लेकर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के भूभागों को लेकर क्या किया गया, सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसकी राजधानी किसको बनाया गया, नागपुर। मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर को बनाया गया। तो देख सकते हैं 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और जानते तो हो कि अंग्रेज द्वारा लगातार हड़प नीति चलाई जा रही थी, जिसके तहत जो जितना क्षेत्र उन्होंने प्राप्त किया थे उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर क्या कर दिया, मध्य प्रांत का गठन कर दिया। तो मध्य प्रांत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के भूभागों को लेकर क्या किया गया, मध्य प्रांत का गठन किया, जिसकी राजधानी क्या किया गया, नागपुर को बनाई गई।
साथ ही साथ 1861 में ही 3 जिलों का भी निर्माण कहे तो 3 जिलों का निर्माण या 3 जिलों का दर्जा दे दिया गया था या 3 जिलों का निर्माण कर दिया गया था। पहला बिलासपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा संबलपुर, जो वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र है। संबलपुर वर्तमान में संबलपुर उड़ीसा का भाग है। अब ये तो हो गया 2 नंबर 1861 की घटना। अब हम बात करते हैं 1862 की घटना के बारे में। चलिए 1862 की घटना। तो क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आप सभी लोगों को कि जितने भी राज्य थे या जितने भी क्षेत्र थे वो सभी क्या हो गए थे, अंग्रेजों के अधीन आ गए थे। अब जितने भी क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन थे, उस पर क्या कर रहे थे, अंग्रेज लगातार परिवर्तन अपने सुविधानुसार उस पर मॉडिफाई करते जा रहे थे। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं 1855 में तहसीलदारी व्यवस्था शुरू कर दी अंग्रेजों ने। फिर 1861 पर क्या कर दी, मध्य प्रांत का गठन कर दिए अपनी सुविधानुसार। वो मॉडिफाइड करते जा रहे थे, परिवर्तन करते जा रहे थे, मध्य प्रांत का गठन कर दिए। अब क्या करते हैं 1862 पर वो क्या करते हैं, संभाग का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं 1862 पर क्या करते हैं, संभाग का निर्माण। संभाग का निर्माण 1862 में क्या करते हैं, संभाग का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं, संभाग का निर्माण। तो छत्तीसगढ़ के भाग को क्या करते हैं, अपने आप में पूरे छत्तीसगढ़ के भाग को संभाग का दर्जा देते हैं और उसका मुख्यालय रायपुर को बनाते हैं। और रायपुर में एक आयुक्त बिठाते हैं जिसका नाम होता है चार्ल्स सी इलियट। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ को अपने आप में पूरा संभाग का दर्जा दे देते हैं, जिसका मुख्यालय है छत्तीसगढ़ भूभाग को क्या कर दिए, संभाग का दर्जा दे दिए। ध्यान रखेंगे कि मैं छत्तीसगढ़ शब्द का यूज बार बार कर रहा हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना है। उस समय मध्य प्रांत था, लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ भूभाग, मैंने पहले ही बताया था 1 नवंबर 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़ का निर्माण, तब ये मध्य प्रांत है। तो छत्तीसगढ़ के भूभाग को क्या कर दिया, संभाग का दर्जा दे दिया और उसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया, जिसमें एक आयुक्त की नियुक्ति की, संभाग आयुक्त जिसे बोलते हैं, कमिश्नर, एक संभाग आयुक्त की नियुक्ति की गई, जिसका नाम है चार्ल्स सी इलियट। तो देख सकते हैं एक आयुक्त या एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई जिसका नाम था चार्ल्स सी इलियट। या मध्य प्रांत का सबसे प्रथम क्या है, आयुक्त बना चार्ल्स सी इलियट। ये हो गया 1862 की घटना।